नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुछ जानी कुछ अनजानी में। तो चलिए आज हम समझते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए एक एटॉमिक और बहुत ज़्यादा भयंकर बम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 को देख लेते हैं। उसमें दो टर्म्स थे, एक था एक्सिस पावर, दूसरा था एल्टिट्यूड पावर। एक्सिस पावर में थे जापान, जर्मनी और इटली, और एल्टिट्यूड पावर में थे यूएस, ब्रिटेन और चाइना और सोवियत यूनियन। तो जब जापान उस टाइम में था तो उस टाइम वो अपना लैंड कैप्चर कर रहा था। इसी को देखते हुए यूएस ने क्या किया, उसने जो अपना ऑयल सप्लाईज था उसे रोक दिया। ऑयल उस टाइम जापानीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स था। तो वो बस एक ही शर्त पे मानने को तैयार था यूएस कि अगर वो जितना भी उसने लैंड कैप्चर किया है वो अगर वो दे दे तभी जाके वो अपना लैंड वापस देगा। तो जापानीज ने सोचा कि अगर हम लोग अपना लैंड्स को दे दिए तो हमारे जो ग्रेटर एशिया बनाने के सपने थे उसको तो हम लोग को चकनाचूर करना पड़ेगा। तो वो लोग उसको करने के लिए रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो नीचे वाले एरिया जो साउदर्न कंट्रीज है वो सब वहाँ पे बहुत अच्छा तेल की मात्रा मिलती है। तो वो लोग सोचे कि जो नीचे भाग है वो एरिया में अगर हम लोग कब्जा कर ले तो हम लोग को चाइना के ऊपर मतलब यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और हम लोग के पास अपना खुद ऑयल रिसोर्स होगा। तो उसके लिए उन लोगों को फिलीपाइंस को कैप्चर करना पड़ा। फिलीपाइंस को कैप्चर करता वो लोग, तो उस टाइम जो फिलीपाइंस था वो यूएस की टेरिटरी। अगर वो एरिया को कैप्चर करेगा तो डेफिनेटली यूएस उन पर अटैक करेगा। तो जापानीज ने सोचा कि वो लोग यूएस के मिलिट्री अटैक करेंगे और उसके बाद वो लोग फिलीपाइंस को उसके बाद कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं थे यूएस, और यूएस मिलिट्री बेस को अगर वो लोग एंड कर देता तो उनके ऊपर कोई खतरा नहीं होता। वो लोग आसानी से उसे कैप्चर करके अपना ऑयल रिसोर्स निकाल सकता था। तो जब वो लोग यूएस मिलिट्री पे अपना अटैक करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और वो लोग उसी के साथ साथ फटाफट वो लोग फिलीपाइंस को भी कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बच्चों वाली चाल हो सकती है मेरे हिसाब से। वो लोग ये सोच के कर रहे हैं कि यूएस जैसी बड़ी कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में भी भाग नहीं ले रही है, और अगर हम लोग उनका मिलिट्री बेस को भी एंड कर देंगे तो हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। तो ये तो ऐसा नहीं है ना, यूएस इतनी बड़ी कंट्री है, वो ऐसे चुप कैसे रह सकती है। तो उसके बाद से यूएस भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। उसके बाद साल 1941 में इटली सरेंडर कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद जर्मनी भी सरेंडर कर देता है, क्योंकि हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी के पास और कोई पावर बचता ही नहीं है। तो बस एक्सिस पावर में बस अभी जापान ही लड़ रहा था। जापान को रोकने के लिए अमेरिकन्स ने कुछ दिमाग दौड़ाया। उन्होंने सोचा कि हम लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। अटैक करने से पहले जो सोवियत यूनियन, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट एक लेटर लिखते, और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर तुम ये सब चीज़ों को बंद नहीं करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा। लेकिन जापान इससे बेखबर था कि उन लोग का मतलब है वो लोग एक एटॉमिक बम उनके ऊपर छोड़ सकते हैं। तो वो लोग एक जापानीज लोग कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका मतलब है एक एटॉमिक बम। जब यूएस को वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, उसी के साथ साथ उनके पास ओनली 2 एटॉमिक बम्स रेडी थे। एक था लिटिल बॉय, दूसरा था फैट मैन। लिटिल बॉय को वो 6 अगस्त 1945 में जापान का हिरोशिमा पे गिराने की तैयारी कर देते हैं,
और 6 अगस्त 1945 में जब वहाँ पे हिरोशिमा में बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल और मौसम बना हुआ था। संडे मॉर्निंग थी और बच्चों के फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होने ही वाले थे और बहुत लोग काम में पहुँचे थे जस्ट उसी टाइम लोगों को एक तो बिंग टू विमान जाते हुए दिखाई दिया जापान में हिरोशिमा में। वो बहुत दूर था इसीलिए लोगों को अच्छे से दिख नहीं पाया कि उससे कुछ चीज़ गिरी है। पूरा हिरोशिमा उससे अनजान था, लेकिन उसको 44 सेकंड्स बाद बॉम्ब को टोटल टाइम लगा नीचे पहुंचने में। उसके बाद जो तबाही हुई वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ कि 4000 डिग्री तक टेम्परेचर चले गया था। 80,000 पीपल की मृत्यु हुई। 80,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट में उसे ग्रो कर सकते हो। 80,000 तो एक छोटी सी अमाउंट है, हम लोग कैसे भी करके उसे रिकवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 80,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन 15 मिनट्स बाद हम लोग देखे तो वहाँ पे जो पूरा ब्लू स्काई था वो ब्लैक में बदल चुका था। जो पूरा टॉक्सिक था वो चारों तरफ फैल गए थे और टॉक्सिक और मॉइस्चर मिलके एक तो क्लाउड बनाते हैं और जिससे बारिश होती है और सब लोग खुश हो जाते हैं कि बारिश हो रही है। लेकिन ये बारिश नॉर्मल नहीं, बारिश के बूंद ब्लैक कलर के। तो जब तक कि जापान कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता, उसके बाद 9 अगस्त 1945 में एक और एटॉमिक हमला होता है जापान के नागासाकी के ऊपर। इस बार जो मौत का आंकड़ा था वो इतना ज़्यादा नहीं था बिकॉज ऑफ माउंटेन्स एंड जो पिछली हिरोशिमा पे जो अटैक हुआ था उसके बाद थोड़े से पीपल अवेयर हो गए थे और वो सिटी के बीच में नहीं, थोड़े से बाहर वाइडर एरिया में रह रहे थे। तो इसके लिए जापान वेल प्रिपेयर्ड था, इसीलिए जो नुकसान था वो कम था। लेकिन 40,000 भी इतना छोटा आंकड़ा होता नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं कि जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था वो था लिटिल बॉय और जो नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था वो था फैटमैन जो लिटिल बॉय से ज़्यादा भयंकर था। लेकिन तबाही कम हुई क्योंकि हिरोशिमा पूरा फ्लैट एरिया था, नो माउंटेन्स, कुछ भी नहीं था। पूरा पीपल अवेयर थे इस चीज़ के और उसके विपरीत नागासाकी में माउंटेन्स भरे हुए थे और उस टाइम पीपल अवेयर भी थे। उसके बाद नागासाकी का तबाही होने के बाद कुछ लोगों को अब डर बैठता है और वहाँ पे जापान में एक और कम्युनिटी बैठाई जाती है उसके जो एटॉमिक बम्स गिरे उसकी चर्चा में। तो अभी भी कुछ पीपल माने हुए थे, कुछ पीपल अभी भी नहीं माने थे। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे स्कोर आया 3 और 3। तो उसके बाद हम लोग जापानीज एम्पायर से पूछने गए कि ये इतना कुछ हो गया, अब हम लोग को क्या करना है। तो जापानीज एम्पायर भी सरेंडर करने के लिए मान जाते हैं और 15 अगस्त को जापान भी एक्सिस पावर से रिमूव हो जाता है। तो एक ही कारण नहीं था जापानीज एम्पायर के सरेंडर करने का, एक और कारण था। पहला कारण तो था कि वहाँ पे वो लोग आगे का लैंड कैप्चर भी नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से उन लोग का जो टेरिटरी है, उन लोग का जो अपना आइलैंड्स है, उन सबको भी वो गंवा रहा है। और जो सोवियत यूनियन है, जो मंगोलिया का आसपास वाला एरिया है, वो जो सोवियत यूनियन है वो थोड़ा चाइना के ईस्टर्न एरियाज में जापान का उस टाइम कब्जा था, तो उसको भी सोवियत यूनियन कैप्चर कर लेता है। तो जापान पूरा तकलीफ में आ जाता है। एक साइड में यूएस, दूसरे साइड में सोवियत यूनियन, और जो उसकी अपने लैंड है वो भी वो गंवा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे यूएस को इतना बड़ा कदम नहीं लेना चाहिए था। वो लोग बातचीत करके भी उसे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी भी ऐसा परमाणु हथियार यूज़ ना हो, और इससे हम लोग को पता भी चल गया है परमाणु हथियार क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए। तो जो यूएस ने नुकसान किया उसका खामियाजा अभी भी जापान को भुगतना पड़ रहा है। वो एरिया में जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं अभी भी वो डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है
कि आप लोग बहुत कुछ जान चुके होंगे हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। मैं मेरे से जितना हो पाया मैं आपको समझाने का कोशिश किया। और अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरे में कुछ गलती है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि जो हमारी नोटिफिकेशंस है आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।